अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोआगुलेशन सिस्टम के बारे में, जिसका दूसरा नाम है कोआगुलेशन कैस्केड के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे क्लॉट बनता है जब भी किसी पेशेंट में या एक्सटर्नली डैमेज हुआ हो या इंटरनली डैमेज हुआ हो, स्किन या डैमेज हुई हो या हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई हो, तो हमारी बॉडी कैसे इसको हील अप करती है। आपने यूजुअली देखा होगा कि जब भी हमारी स्किन में कभी कभार लगती है तो फिर ऑटोमेटिकली 1 मिनट 2 मिनट 5-6 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आपने देखा होगा कि जो यहाँ से ब्लड आ रहा था अब ब्लड नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों? कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया? तो उस सिस्टम को एक्चुअली हम कहते हैं कोआगुलेशन सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है कोआगुलेशन कैस्केड। जब भी हम कोआगुलेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसमें एक्चुअली 2 सिस्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिस्टम दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जब भी हमको बाहर से लगी, हमने कोई चाकू या कुछ भी शार्प इंस्ट्रूमेंट किसी से भी हमको लगी, बाहर से हमको लगी, अब इसको हील करना है, हमारी बॉडी इसको अब हील करेगी। दैट्स कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। किसका? कोआगुलेशन सिस्टम का। नंबर 1। नंबर 2, हमारी बॉडी के अंदर से इंटरनली डैमेज हुआ हो। एक्सटर्नली तो हम ठीक है, मगर इंटरनली हमारी वेसल्स में डैमेज आ चुका है, हमारी वेसल कहीं पर थोड़ी सी कट गई है, तो उसको हील अप करने के लिए यही कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होगा। मगर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? दैट इज ओनली एंड ओनली इंट्रिंसिक पाथवे। क्लियर? जब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है कोआगुलेशन सिस्टम का, इसमें कौन सी एक्टिवेशन, कैसे इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा? इट इज बिकॉज ऑफ एंडोजीनियस एक्टिवेशन। अब एंडोजीनियस एक्टिवेशन होता क्या है? देखिए, हमारी वेसल है, इसकी 3 लेयर्स होती है। जो मिडिल लेयर होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है और इलास्टिसिटी के साथ साथ उसमें कोलेजन भी होता है। क्लियर? देखिए, जब भी कभी कभार कहीं पर भी इंटरनली हमारी जो ये वेसल जो होती है ये कट गई, थोड़ी सी कट गई और ये कोलेजन एक्सपोज हो गया। अब यही कोलेजन, एक्सपोज्ड कोलेजन एक्चुअली एक्टिवेट्स किसको? इंट्रिंसिक पाथवे को। उसको हम बोलते हैं एंडोजीनियस एक्टिवेशन। क्लियर? ये किस में मिलती है? इंट्रिंसिक पाथवे में। नंबर 1। नंबर 2 इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। सिंपली मैंने कुछ भी शार्प इंस्ट्रूमेंट उठाया, मुझे लगी यहाँ पर, या किसी भी पेशेंट को रोड ट्रैफिक इंसिडेंट में एक्सीडेंट में लग जाते हैं या किसी भी तरीके से लग जाती है, तो हम देखते कि इसको लग गई, फिर कुछ टाइम के बाद ये खुद ही हील अप होता है। तो उसके लिए कौन सा पाथवे यूज होता है? दैट्स ओनली एंड ओनली एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्लियर? अब एक्सट्रिंसिक पाथवे को कौन एक्टिवेट करता है? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सोजीनियस एक्टिवेशन। ठीक है? जब टिश्यू डैमेज होता है एक्सटर्नली, अब यही डैमेज टिश्यू एक्चुअली इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है किसको? एक्सट्रिंसिक पाथवे को। और इस एक्टिवेशन को हम बोलते हैं एक्सोजीनियस एक्टिवेशन। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है? हम देखेंगे कि जो अभी तक ये लिक्विड ब्लड जो था, इसको कैसे कोगुलम बनता है और वी कैन से क्लॉट बनता है। कोगुलम बोले तो जब भी कभी कभार हमको लगती है तो वहाँ पर फिर एक कोगुलम, एक परत जैसी बन जाती है, एक लेयर जैसी बन जाती है। एक ब्लड, अभी तक ब्लड फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हुआ? ब्लड की लेयर बन गई वहाँ पर, जिससे क्या होता है कि ब्लड आना बंद हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कोगुलम और उसका हम दूसरा नाम भी कहते हैं क्लॉट। अब यही सीखेंगे कैसे बनता है। ठीक है? सबसे पहले हम इंट्रिंसिक को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सट्रिंसिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है? इंट्रिंसिक पाथवे, इंटरनली डैमेज हुई थी हमारी वेसल, वो एक्सपोज हो गई, उसका कोलेजन एक्सपोज हो गया। वो जब एक्सपोज होता है वो एक्टिवेट करता है किसको? इंट्रिंसिक पाथवे को। जब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट, मैं यहाँ पर लिखूँगा, जब ये एक्टिवेटेड हुआ, क्लियर? अब ये एक्टिवेट हो गया। सबसे पहले क्या होता है जब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है? ये फैक्टर नंबर 12 इसको एक्टिवेट करती है, इस पे एक्ट करता है और इसको एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 बनाता है। क्लियर?
मैंने यहाँ पर छोटा सा ए लिखा, इट मीन्स अभी तक 12 इनएक्टिवेट था, अब ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब क्यों एक्टिवेट, कैसे एक्टिवेट हो गया? क्योंकि इंटरनली डैमेज हुई थी, कोलेजन एक्सपोज हुआ। तो इसी एक्सपोजर कोलेजन ने एक्चुअली किसको ये एक्टिवेट किया? फैक्टर नंबर 12। क्लियर? फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो गया। अब यही फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 11 पे और इसको एक्टिवेट करेगा। क्लियर? थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि इसके नीचे फिर और बहुत सारी डायग्राम्स बनानी है। फैक्टर नंबर 11 पे इसने एक्ट किया, एक्टिवेटेड 12 ने, और इसने इसको एक्टिवेट किया। ठीक है, सबसे पहले 12 एक्टिवेट हुआ। अब इसी एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 ने फैक्टर नंबर 11 पे एक्ट किया और इसको एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 बना दिया। क्लियर? अब यही एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 जो है ये एक्ट करेगा फैक्टर नंबर 9 पे और इसको एक्टिवेट करेगा। क्लियर? एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 इन प्रेजेंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर नंबर 8। देखिए, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 ने फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट किया, फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट किया इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर नंबर 8। याद रखना, फैक्टर नंबर 8 कहां से आया, मैं लास्ट में बता दूंगा ये कहां से आता है। क्लियर? अभी कौन सा फैक्टर बन गया? फैक्टर नंबर 9। अब एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 फैक्टर नंबर 10 पे एक्ट करेगा, 10 पे एक्ट करके इसको एक्टिवेट करेगा। क्लियर? एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10। अच्छे से समझ आया? फैक्टर नंबर 10। अब फैक्टर नंबर 10 तो बन गया। अब यही एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 फैक्टर नंबर 2 पे एक्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 नाउ एक्ट्स ऑन, देखो मैं एरो बनाऊंगा यहां पर, ऐसे एरो बनाता हूं। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 नाउ एक्ट्स ऑन फैक्टर नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फैक्टर नंबर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 अब प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा और इसको एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन में। ठीक है, क्लियर? अच्छे से समझ आया? बन गया थ्रोम्बिन, बन गया थ्रोम्बिन, यहां पर नोट करके रखो। क्लियर? बन गया थ्रोम्बिन, अच्छे से बन गया। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। अगर अंदर से कभी कभार लग गई, अगर हमारी वेसल डैमेज हो गई, तो सबसे पहले कोलेजन की वजह से 12 एक्टिवेट होगा, 12 के बाद 11 एक्टिवेट होगा, 11 के बाद 9 एक्टिवेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर नंबर 8 बता दूंगा फैक्टर नंबर 8 कहां से आता है। तो फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 10 को, और फैक्टर नंबर 10 फैक्टर नंबर 2 जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं उसको एक्टिवेट करेगा, किसमें? थ्रोम्बिन में। इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 10 acts on prothrombin and it activates it into thrombin in presence of calcium, phospholipids and factor number 5। याद रखना, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर नंबर 8 था और यहाँ पर फैक्टर नंबर 5 है, दोनों एक्टिवेटेड है। क्लियर? अब एक्टिवेट कैसे हुए और कहाँ से आए बता दूंगा मैं इस वीडियो में। क्लियर? बन गया यहाँ पर थ्रोम्बिन। अब आते हैं यहां से इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। देखिए एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो थ्रोम्बिन के बाद जो स्टेप्स आएंगे, थ्रोम्बिन बनने के बाद जो भी मैकेनिज्म आएगा वो एक्सट्रिंसिक का भी सेम होगा और इंट्रिंसिक का भी सेम होगा। क्लियर? देखिए अभी तक हम बोल रहे थे कि अगर इंटरनली डैमेज हमारी वेसल हुई हो तो कैसे वो हील अप हो जाती है। ठीक है, इधर तक तो हमने बता दिया, अच्छे से समझ आया। देखिए अब एक्सटर्नली हमको बाहर से लगी है। क्लियर? बाहर से हमारा टिश्यू जो है डैमेज हुआ है, तो अब ये कैसे हील अप होगा। क्लियर? सबसे पहली बात, जब भी हमारा टिश्यू
डैमेज होता है, जब ये एक्सपोज होता है तो टिश्यू, डैमेज टिश्यू एक फैक्टर रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर, क्लियर, जो एक्चुअली में फैक्टर नंबर 3 है। अच्छे से याद रखो एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे इनिशिएट होता है, कैसे एक्टिवेट होता है। जब किसी पेशेंट में लगती है, जब किसी पेशेंट में एक्सटर्नली कट लग जाता है तो टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू एक्सपोज हुआ। अब यही डैमेज टिश्यू एक केमिकल रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फैक्टर, फैक्टर नंबर 3, क्लियर। अब यही फैक्टर नंबर 3 और वी कैन से टिश्यू फैक्टर जो है ये एक्ट करेगा फैक्टर नंबर 8 पे और इसको एक्टिवेट करेगा, क्लियर। बन गया फैक्टर नंबर 8, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 8 इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 3, टिश्यू फैक्टर। अच्छे से समझ आया। देखिए अभी यहां पर फैक्टर नंबर 8 तो एक्टिवेट हो चुका है। अब यही फैक्टर नंबर 8 एक्टिवेट करेगा किसको, डायरेक्टली 10 को, क्लियर। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 8 डायरेक्टली एक्टिवेट्स किसको करेगा, एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10 को डायरेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद फैक्टर नंबर 10 जो है, फैक्टर नंबर 10 यहां पर हमने क्या बोला था, फैक्टर नंबर 10 फिर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, क्लियर। अब यहां पर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 इंट्रिंसिक पाथवे पे ये भी एक्ट करेगा किस पे, प्रोथ्रोम्बिन पे, जिसको हम फैक्टर नंबर 2 कहते हैं, और बनाएगा किसको, थ्रोम्बिन को। बन गया थ्रोम्बिन, बन गया थ्रोम्बिन, यहां से भी बन गया थ्रोम्बिन और यहां से भी बन गया थ्रोम्बिन। आप देखो बच्चा, अच्छे से समझ आया बच्चा। देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी थ्रोम्बिन बन गया, एक्सट्रिंसिक में भी थ्रोम्बिन बन गया, क्लियर। अब जो भी मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट होगा वो दोनों का सेम रहेगा, क्लियर, क्लियर। अगर आपको एक्सट्रिंसिक पाथवे डिस्कस करना होगा तो ये सब डिटेल्स आप लिखेंगे और थ्रोम्बिन को बाद में फर्दर आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जो मैं अभी बताऊंगा। और ये रहा एक्सट्रिंसिक पाथवे, छोटा है, क्लियर, ये सबसे छोटा है कौन सा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखिए मैंने यहां पर बोला था फैक्टर नंबर 5, ये फैक्टर नंबर 5 आता कहां से है, और फैक्टर नंबर 8 ये कहां से आता है एक्टिवेट होके। जब यहां पर थ्रोम्बिन बनता है, यही थ्रोम्बिन इसी दौरान एक्टिवेट करता है किसको, किस पे एक्ट करता है, फैक्टर नंबर 5 को, 5 पे एक्टिव करता है और इसको एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 5 में, क्लियर। इसी दौरान थ्रोम्बिन एक्ट करता है फैक्टर नंबर 5 पे और इसको एक्ट करता है फैक्टर नंबर 5 में, क्लियर। अब यही फैक्टर नंबर 5 यहाँ पर हमको मदद करता है किसको बनाने में, थ्रोम्बिन बनाने में, क्लियर। और जब थ्रोम्बिन बनता है इसी दौरान यही थ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 8 पे एक्ट करता है और इसको एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 8 में, क्लियर। आया समझ, आया समझ कैसे बन गया सब कुछ, क्लियर। देखिए हमने बोला इंट्रिंसिक पाथवे में भी थ्रोम्बिन बन गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी थ्रोम्बिन बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, यही थ्रोम्बिन 2 फैक्टर्स पे एक्ट करता है। फर्स्ट वन ये एक्ट करेगा, देखिए यहां पर मैं ये रब करूंगा, ये तो आपने लिख लिया होगा। देखिए अब यही थ्रोम्बिन 2 चीज़ों पर एक्ट करेगा। ये करेगा सबसे पहले फिब्रिनोजिन पे एक्ट, जो फैक्टर नंबर 1 है, क्लियर, क्लियर। थ्रोम्बिन जो एक्टिवेट हुआ है ये एक्ट करेगा, एक तो ये फिब्रिनोजन पे एक्ट करेगा फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 13 पे भी ये एक्ट करेगा, 13, क्लियर। थ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 13 पे एक्ट करके इसको एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 13 बनाएगा, क्लियर
राइट साइड से ये, और इसी दौरान थ्रोम्बिन एक्ट करेगा किस पे, फिब्रिनोजन पे। यहाँ पर मैं लिखूँगा ये फिब्रिनोजन पे एक्ट करेगा। ये फिब्रिनोजन एक्चुअली में होता क्या है, ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है। क्लियर। थ्रोम्बिन जब फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है, ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू फिब्रिन। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ आया। देखो थ्रोम्बिन एक तो फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट करता है और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन था अभी तक, अब ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब फिब्रिन जो है इनसॉल्युबल प्रोटीन है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है। क्लियर। अब यही दो मिल जाते हैं, फैक्टर नंबर 13 और फिब्रिन आपस पे मिल जाते हैं और बनाते हैं क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। मैं दिखा दूंगा कैसे, वेट कीजिए। क्लियर। एक और बार, एक यहां पर फिब्रिन बना था और बना था फैक्टर नंबर 13, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 13। आपस में दोनों मिल जाते हैं और क्रॉस लिंकेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रॉस लिंकेज। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ये रहा हमारा डैमेज टिश्यू, ठीक है, ये रहा हमारा, ये रही सेल्स, ठीक है, ये रही सेल्स डैमेज टिश्यू पे। लेट अस सपोज दीज आर आवर सेल्स। क्लियर। तो जब फिब्रिनोजन जो अभी तक सॉल्युबल प्रोटीन था, जब थ्रोम्बिन उस पर एक्ट करता है, वो इसको किस में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में, जो एक्चुअली में इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। उसको हम बोलते हैं फिब्रिन मोनोमर्स, फिब्रिनोजन मोनोमर्स। देखिए ये रेड कलर के डॉट्स जो है, ये है यहां पर फिब्रिन, ठीक है। और इसी दौरान फैक्टर नंबर 13 आता है और क्रॉस लिंकेज बनाता है, मैश वर्क बनाता है, ऐसे ऐसे। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉट। तो क्लॉट फॉर्मेशन हो गई। जब ये क्लॉट फॉर्मेशन बनती है, इट इज बिकॉज ऑफ फिब्रिन प्लस एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 13, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये बनाते हैं क्या, क्लॉट। क्लियर। आपने अक्सर देखा होगा जब भी क्लॉट बनता है, उसके बाद वहां से पानी जैसा गिर जाता है, नीचे उतर जाता है पानी जैसा, वाटर लाइक सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं सेरम। देखिए वो कैसे आता है, जब फिब्रिन मोनोमर्स, वी कैन से फिब्रिन प्लस फैक्टर नंबर 13 जब आपस में मिल जाते हैं, ये क्रॉस लिंक मैश वर्क बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनाते हैं। और क्लॉट बनने के बाद वहां पर कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, वैजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। क्यों होती है वैजो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब क्लॉट बनता है, इसी क्लॉट के अंदर प्लेटलेट्स भी होते हैं। क्लियर। तो प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में सेरोटोनिन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। यही प्लेटलेट सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं क्लॉट बनने के वक्त। अब इस सेरोटोनिन का काम क्या होता है, वैजो कंस्ट्रक्शन करवाना। ये वैजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ये मजबूत हो जाता है। कौन हो जाता है मजबूत, यही क्लॉट, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी जैसा बाहर आता है, तो वाटर लाइक सब्सटेंस बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं सेरम। अब एक्चुअली में सेरम का क्या होता है, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ ब्लड, जिसमें ना तो आरबीसीज होती है, ना तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। ये तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के बगैर होता है और आरबीसीज के बगैर होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। ये कब बाहर आता है, जब क्लॉट बनता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वैजो कंस्ट्रक्शन होती है बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। तो उसके बाद लास्ट में जो वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं यही सेरम। एंड दिस वाज ऑल अबाउट extrinsic factor and intrinsic factor, or we can say coagulation system or coagulation cascade. Thank you.